हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स और लिक्विड्स। वोलाटाइल कंपोनेंट का मतलब वो होता है कि जो कोई भी केमिकल, जो कोई भी सब्सटेंस वेपर बन सकता है। तो लिक्विड क्योंकि वेपर बन सकता है इसलिए हम लोग लिक्विड को ही वोलाटाइल कंपोनेंट समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं, हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जिस सॉल्यूशन में दो लिक्विड हो। एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए है और बी है। ए भी लिक्विड फॉर्म में है और बी भी लिक्विड फॉर्म में है। ए और बी दोनों लिक्विड फॉर्म में है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हम लोग को ये समझना हो कि जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो मिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो मिक्स हो गए तो मिसिबल है वो, और अगर वो मिसिबल है तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे वर्ड यूज कर दिए सॉल्यूशन तो इसका मतलब ही हो गया कि उसमें दो लिक्विड हैं, जो दो लिक्विड हैं वो आपस में मिसिबल हैं, मिसिबल नेचर के हैं। क्योंकि अगर मिसिबल नेचर के नहीं होंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, तब तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा और सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होता है। तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब कोई दो लिक्विड है और उस दो लिक्विड को मिलाकर रखा गया है तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लिक्विड किस में ट्रांसफॉर्म होगा, वेपर बनाएगा, वहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अगर यहाँ पे ए और बी दो टाइप का पार्टिकल है, लिक्विड ए का भी पार्टिकल है, लिक्विड बी का भी पार्टिकल है, जैसा अभी देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे वेपर ए का भी बनेगा, कुछ वेपर के पार्टिकल्स बी के भी होंगे। तो ए और बी दोनों टाइप के पार्टिकल्स होंगे वेपर फेज में। तो किसका वेपर ज़्यादा फॉर्म होगा यहाँ पे आइडियल सिचुएशन में ये डिपेंड करता है कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। अगर इस सॉल्यूशन में अगर ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा अमाउंट में है, तो ए का पार्टिकल ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा ए का ऊपर में। और अगर बी का पार्टिकल कम है तो बी का वेपर कम बनेगा। अगर इसका अपोजिट होता कि बी का अमाउंट ज़्यादा होता तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर में बी ज़्यादा मिलता, हमको बी ज़्यादा वेपर बनता, और ए कम होता तो ए कम वेपर बनता। तो किसका वेपर कितना बनेगा वो डिपेंड कर रहा है कि किसका अमाउंट लिक्विड में कितना है। अगर किसी का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, और किसी का अमाउंट कम है तो उसका वेपर कम बनेगा। और अमाउंट को यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन समझेंगे। मोल फ्रैक्शन अमाउंट बेसिकली है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किसका अमाउंट ज़्यादा है मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन, मोर करेक्ट टर्म अगर हम लोग यूज़ करें तो कॉन्सेंट्रेशन, जिसका अमाउंट ज़्यादा है मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका वेपर भी ज़्यादा बनेगा, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। और जिसका अमाउंट कम है उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जिसका कम है उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो अमाउंट नहीं लिखकर या कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखकर रॉल्स लॉ में उसके जगह पे टर्म यूज किया गया है मोल फ्रैक्शन। तो इसको समझने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट टर्म से समझ सकते हैं, बट लिखते टाइम हम लोग मोल फ्रैक्शन ही टर्म यूज करेंगे। तो होता क्या है, रॉल्स लॉ क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, किसके सॉल्यूशन के लिए, टू वोलाटाइल लिक्विड्स, दो लिक्विड है और दोनों वोलाटाइल है, मतलब दोनों वेपर में कन्वर्ट होने लायक हैं, दोनों कन्वर्ट होते हैं। देन क्या होता है, वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, किसी एक कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट सारे कंपोनेंट्स के जो वेपर प्रेशर होंगे किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। जितना किसी का मोल फ्रैक्शन होगा, जितना अमाउंट होगा जिसका ज़्यादा सॉल्यूशन में, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन लिखना चाहिए, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेपर वो फॉर्म करेगा। तो ऐसा होता है। अब इस रॉल्स लॉ को मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें यहाँ पे, मैथमेटिकली तो अगर किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, अगर ए का पार्टिकल भी वेपर बन रहा है तो ए की वजह से कुछ प्रेशर होगा। जैसे अगर यहाँ पे पार्टिकल ए का भी है, कुछ पार्टिकल बी का भी वेपर बना, तो कुछ
प्रेशर बी की वजह से है, कुछ प्रेशर ए की वजह से। तो टोटल प्रेशर ए और बी दोनों की वजह से है। तो ए की वजह से कितना प्रेशर होगा? तो रॉल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर ऑफ एनी इंडिविजुअल और एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। तो पी ए मतलब प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं पी नॉट ए एक्स ए, एक्चुअली इसको काई ए भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बी की बात करते तो क्या लिखते हैं? सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बी की बात कर रहे हो तो क्या लिख सकते थे कि अगर बी का यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, बी के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, बी का प्रेशर ज़्यादा है, तो बी का प्रेशर कितना होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर पी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन को रिमूव करेंगे तो पी नॉट बी एक्स बी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया रॉल्स लॉ का, ये दो एक्सप्रेशन, एक कंपोनेंट ए के लिए और कंपोनेंट बी के लिए। पी ए को क्या बोलेंगे हम लोग? पी ए को बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक का है तो इसलिए इसको पार्शियल बोलते हैं। पार्शियल मीन्स इंडिविजुअल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो फिर पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए तब का प्रेशर है जैसे कोई लिक्विड है और ये दो लिक्विड है, इसमें ए है और इसमें बी है। तो जब ए प्योर है और बी भी प्योर है, तो जब दोनों प्योर है तो वेपर प्रेशर जब उसका बनता होगा तो सिर्फ बी के पार्टिकल्स बनते होंगे। वेपर प्रेशर जो भी उसका क्रिएट होता होगा सिर्फ बी की वजह से। जब ए अलग रखा हुआ है तो वहाँ पे जो वेपर बनता होगा सिर्फ ए का वेपर बनता होगा, तो प्रेशर भी जो क्रिएट होता होगा सिर्फ ए की वजह से क्रिएट होता होगा। लेकिन जब हम मिक्स करके रख दिए ए और बी को, मतलब जब सॉल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से होगा प्रेशर। तो जब प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है ना, जब वो मिक्स करने से पहले का जो सिचुएशन है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, तो पहले का जो सिचुएशन मिक्स करने के पहले ए का जो प्रेशर है, मतलब जब वो प्योर था तब का जो प्रेशर है उसको बोलते हैं पी नॉट ए। मीन दिस वन इज द प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। लिक्विड ए जब प्योर था तब का प्रेशर। वैसे ही पी बी भी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर बी का, ये मिक्स करने के बाद का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और मिक्स करने से पहले उसको बोलेंगे पी नॉट बी। इसको प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। एक्स ए और एक्स बी क्या है? एक्स ए है मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल फ्रैक्शन कहाँ का? मोल फ्रैक्शन दोनों फेज में होता है। यहाँ भी कुछ फ्रैक्शन ए का होगा, कुछ फ्रैक्शन बी का होगा। यहाँ भी कुछ फ्रैक्शन सॉल्यूशन में भी, यहाँ पे फ्रैक्शन दो पार्ट में हम समझ सकते हैं। एक फ्रैक्शन जो गैस वाली बात को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे क्या है? ए और बी लिक्विड फेज में है, तो कुछ फ्रैक्शन ए का होगा, कुछ फ्रैक्शन बी का होगा। गैसियस फेज में भी कुछ फ्रैक्शन ए का होगा, कुछ फ्रैक्शन बी का होगा। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, मतलब अमाउंट हम जो बोल रहे हैं वो अमाउंट वेपर का नहीं बोल रहे हैं। प्रेशर ऊपर में ज़्यादा होगा उसी का, ए का प्रेशर ज़्यादा होगा अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब ए का अमाउंट ज़्यादा है। बी का प्रेशर ज़्यादा होगा अगर बी का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन कब का है? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है? ए। कब का? इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन अगर किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में ए का अगर ज़्यादा होगा तो ए का प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर बी का ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन तो बी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक्स बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। वैसे ही इन लिक्विड सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे बी लिख दें तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये रॉल्स लॉ हुआ। अब रॉल्स लॉ, ये तो इंडिविजुअल प्रेशर हुआ ए की वजह से और बी की वजह से। टोटल प्रेशर कितना होगा? तो टोटल प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ का यूज़ करके। देखते हैं इसको। टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में कौन कौन है?
लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दो लिक्विड, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। वेपर तो ए का भी बनेगा, बी का भी, किस, तो वेपर प्रेशर टोटल कितना होगा। तो फ्रॉम रॉल्स लॉ से क्या देखे अभी हम लोग, फ्रॉम रॉल्स लॉ इससे अभी देखें कि पी ए मतलब ए का जो प्रेशर होगा उस टाइम पे वो होगा पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल, एंड बी का जो होगा वो हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल। तो ये 1 हो गया, ये 2। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ए और बी की वजह से ही तो प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, इसको डाल्टन्स लॉ बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये बोला गया था कि टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, मतलब टोटल प्रेशर जो होगा पी ए और पी बी के सम के इक्वल होगा, ये दोनों के सम के इक्वल होगा। तो फिर इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा कि पी ए का जो वैल्यू है वो कितना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी का कितना वैल्यू है, पी नॉट बी एक्स बी। अब क्योंकि ये पता है हम लोगों को ये चीज़ पहले से कि एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे हम एक्स ए को बस चेंज कर देते हैं, बी को ऐसे ही रहने देते हैं। वैसे क्या होगा ना कि हर जगह बी ही दिखने लगेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए के जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ये लिखते हैं यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे फिर क्या आ जाएगा, ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। अब क्या है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, अभी हमारे पास क्या था पी नॉट ए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी नॉट ए प्लस इस वाले टर्म को लिख लेते हैं पी नॉट बी एक्स बी, और एक माइनस में टर्म था पी नॉट ए एक्स ए, सॉरी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी। तो अब यहाँ पे क्या है कि पी टोटल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और एक्स बी कॉमन ले लिए। तो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन हुआ जिसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पर अगर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमको कुछ फार्मूला तो याद रखना होगा। एक ये फार्मूला जो अभी हम लोग पढ़े, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, एक ये याद रखना होगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ये इंडिविजुअल फार्मूला है दोनों का, और एक ये टोटल फार्मूला। ऐसे क्या है ना कि न्यूमेरिकल्स में लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखें एक चीज़ कि ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, कि सॉल्यूशन में ए ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका अमाउंट उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, वेपर प्रेशर के। तो वेपर में किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो एक फैक्ट याद रखना है कि इन वेपर फेज में किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, इन वेपर फेज दोज कंपोनेंट का मतलब हुआ कि ए या बी दोनों में से कोई एक, दोज कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट और हैव ग्रेटर मोल फ्रैक्शन। किसका ज़्यादा अमाउंट होगा, या कह सकते हैं किस ग्रेटर मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, हैविंग, यही चीज़ याद रखना है, हैविंग मोर वोलाटाइल नेचर, मोर वोलाटाइल नेचर।
मतलब ये मैथमेटिकली प्रूव्ड भी है कि अगर ये सॉल्यूशन है, ऊपर में पार्टिकल ए का भी है, ऊपर में पार्टिकल बी का भी है, तो ज़्यादा बी होगा कि ज़्यादा ए होगा, किसका मोल फ्रैक्शन ऊपर में ज़्यादा होगा? तो जिसका मोल फ्रैक्शन उसका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा, ज़्यादा वोलाटाइल होगा, और वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि अगर दो लिक्विड है, दोनों का सॉल्यूशन है, दोनों वेपर क्रिएट कर रहा है, ए भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बी भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ज़्यादा वेपर में वो कन्वर्ट होगा, ज़्यादा वेपर में वो कन्वर्ट होगा जो ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का होगा, जो मोर वोलाटाइल नेचर का होगा। जैसे पेट्रोल है, वो जल्दी वेपर बन जाता है, जल्दी से उड़ जाता है, लेकिन वाटर है उतना जल्दी नहीं वेपर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है और वाटर कम वोलाटाइल है। तो वैसे ही अगर दो नेचर के लिक्विड होंगे, एक ज़्यादा वोलाटाइल होगा, एक कम वोलाटाइल होगा, तो जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसके पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, मतलब उसका फ्रैक्शन वेपर में ज़्यादा होगा। लिक्विड फेज में हो सकता है उसका फ्रैक्शन कम हो, लेकिन वेपर फेज में उसी का फ्रैक्शन ज़्यादा होगा जो ज़्यादा वोलाटाइल है। इसी समझ में आया। और दूसरा ये कि प्रेशर किसका कितना होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं हम बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनल वे में उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूशन वाला है, तो वेपर प्रेशर में अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसी को तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इक्वल्स टू होता है वाई ए इंटू पी टोटल। यहाँ पे पी क्या है? पी वही है, पी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, यही है पी ए। फिर पी टोटल क्या है? टोटल वेपर प्रेशर है। तो वाई ए क्या है? वाई ए मोल फ्रैक्शन है। तो एक से तो रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन, तो वाई से क्यों रिप्रेजेंट की? क्योंकि ये वेपर फेज का है तो हम डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है। तो वैसे ही अगर पीबी के लिए हमको लिखना होता पीबी का, तो क्या हो जाता? वाई बी इंटू पी टोटल। वैसे एक मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, दूसरे को 1 से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कि मोल फ्रैक्शन अगर जो है वेपर फेज में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पी बी इक्वल्स टू लिख लेंगे वाई बी इंटू पी टोटल। और पी बी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला है, पी और पी बी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स भी इस पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि जब वेपर प्रेशर में हमको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है वेपर फेज में, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और अदरवाइज इस फॉर्मूले का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच फॉलो, दोज सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्ड्स लॉ, जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन कब? कभी भी, हमेशा, हर सिचुएशन में, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे सारे कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब थोड़ा अमाउंट सॉल्यूट का हो, ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का हो, उससे मैटर नहीं करे, उस पर डिपेंड नहीं करे वो। जो सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को हर एक कॉन्सेंट्रेशन में फॉलो करता है वो आइडियल होता है। अच्छा, एक चीज़ और क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिक्विड ए अलग रखा हुआ था, मिक्स नहीं किया गया था, वो प्योर था, और लिक्विड भी अलग रखा हुआ था, अभी दोनों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन नहीं बनाए हैं, तो मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनेगा तो ए बी सब रहेगा, इसमें हर एक तरह के पार्टिकल आ जाएंगे, बी टाइप का भी रहेगा, ए टाइप का भी रहेगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया मिक्स करने के बाद। और ये दोनों क्या था? प्योर बी था और ये प्योर ए था। तो जब मिक्स नहीं किए थे तो इसमें सिर्फ ए का पार्टिकल भरा हुआ था, तो ए के पार्टिकल का अट्रैक्शन ए के पार्टिकल के साथ होता होगा, ए के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, बी का अट्रैक्शन बी से हो रहा है, तो ए और ए में सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है जब प्योर है तो, और बी का अट्रैक्शन सिर्फ बी से हो रहा है। और जब मिक्स कर दिए तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होने स्टार्ट हो गया, तभी तो ये घुल गया, ए का अट्रैक्शन बी के साथ, बी का अट्रैक्शन ए के साथ, ऐसे अट्रैक्शन होने स्टार्ट हो गया। तो अगर कहा यही गया है इसमें कि अगर अट्रैक्शन जितना ए और ए के बीच में हो रहा था, या जितना अट्रैक्शन कह लें बी और बी के बीच में हो रहा था, अगर उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में भी हो, मतलब ए और बी के बीच का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम था, अगर उतना ही अट्रैक्शन मिलाने के बाद भी हो, अट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो सॉल्यूशन आइडियल होगा। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब ए और बी के बीच में उतना ही अट्रैक्शन हो, उतना ही हो जितना कि ए और ए के बीच में था, या फिर जितना बी और बी के बीच में था, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एक फीचर हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या फीचर होते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोल सकते हैं, देखते हैं अभी, और भी टॉपिक्स देखने हैं अभी, तो देख रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन देख रहे हैं अभी। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या है कि अगर अट्रैक्शन न ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो सपोज कर लें कि ये 50 ml था और ये भी 50 ml था, दो अलग अलग लिक्विड है, लेकिन अट्रैक्शन दोनों में सेम ही टाइप का है, सेम नेचर का है, सेम मैग्नीट्यूड का है। अगर इसके बीच में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसके बीच में भी फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, और मिक्स करने के बाद भी वही फोर्स लग रहा है। तो इसका 50 ml और इसका 50 ml रखा हुआ है, तो दोनों अगर 50 ml है दोनों का, इसका 50 ml और इसका भी 50 ml, तो अट्रैक्शन क्योंकि मिलाने के बाद भी ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो पार्टिकल्स क्लोज नहीं आएगा, दूर भी नहीं जाएगा बहुत, क्योंकि रिपल्सन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन भी स्ट्रांग नहीं हो रहा है कि बहुत क्लोज आ जाएगा, जितना अट्रैक्शन पहले था उतना ही अट्रैक्शन बाद में भी है, तो पार्टिकल्स ऑलमोस्ट उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो पहले वॉल्यूम कितना था 50 + 50, पहले हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना 100 ml था, तो मिक्स करने के बाद भी वो 100 ml ही रहेगा, मतलब दोनों लिक्विड अलग अलग पहले 50-50 था, तो मिक्स करने के बाद वो 100 ही रहेगा, वो 100 से ज़्यादा या कम नहीं होगा। कब नहीं होगा कम या ज़्यादा? जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन सेम हो, ए और बी में जितना अट्रैक्शन था उतना ही ए और बी के बीच में हो। मतलब कि जब सॉल्यूशन आइडियल होता है तो वॉल्यूम उसका अगर पहले 50-50 100 था तो बाद में भी 100 ही रहेगा, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। 100 पहले था, 100 भी बाद में भी है, तो चेंज 0 हुआ, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता तब पार्टिकल पहले से जैसे ए और बी के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन, तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाते, वॉल्यूम कम हो जाता। अगर अट्रैक्शन वीक होने लगता तो पार्टिकल्स दूर चले जाते, वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन अट्रैक्शन ना ज़्यादा है ना कम है, तो जितना पहले था उतना ही बाद में, तो वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जितना टोटल पहले था उतना ही टोटल बाद में भी होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या फीचर होता है कि चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू 0। वॉल्यूम में मिक्स करने पे कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही चेंज इन एंथैल्पी या हीट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि मिक्स करने के बाद, जैसे एसिड को वाटर मिक्स करते हैं तो बीकर गर्म हो जाता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तो न गर्म होगा न ठंडा होगा,
मतलब डेल्टा एच मिक्स इंथैल्पी को मेजर करता है, हीट चेंज को मेजर करते हैं हम लोग इससे। तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, 0, मतलब ना तो वो गर्म होगा ना ठंडा होगा, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। दो चीज़ और है, ये चीज़ तो एनसीईआरटी बुक में भी इतना मेंशन है, दो चीज़ हम लोगों को और जानना चाहिए एडिशनली, यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं। डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, मतलब गिब्स एनर्जी क्या होगा चेंज करने पर, और डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, एस मिक्स क्या होगा। जी मतलब हो गया ये गिब्स एनर्जी, और डेल्टा एस मतलब हो गया इंट्रोपी, एस इंट्रोपी को बोलते हैं, इंट्रोपी चेंज। तो दो लिक्विड को मिलाते हैं। अब ये गिब्स एनर्जी जो है ना, इससे कोई क्या समझता है, इस समझने की ज़रूरत है पहले। इससे पता चलता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है कोई प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होता हो, तो अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई प्रोसेस हो जाएगा तो इसका नेगेटिव है वैल्यू, नेगेटिव में आंसर आएगा डेल्टा जी का, अगर नहीं होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब खुद से सोच के देखना है, कोई सॉल्यूशन बनता होगा, आइडियल हो या नॉन आइडियल, अगर सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन बनाते से डेटॉल को वाटर मिक्स कर दी, एल्कोहल को वाटर मिक्स कर दी, तो मिक्स जो होता है वो तो अपने आप हो जाता है। थोड़ा अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में जो भी मिक्स करें हम, किसी का सॉल्युबिलिटी कम होता है किसी का ज़्यादा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मिक्स करते हैं तो मिक्स हो अपने आप। जैसे दो गैस है उसको छोड़ दिए तो अपने आप मिक्स हो जाता है, तो वैसे दो लिक्विड को ऐड कर देते हैं तो अपने आप मिक्स होकर सॉल्यूशन बन जाता है। अगर सॉल्यूशन मिसिबल लिक्विड है तो, अगर ऑयल वाटर को मिक्स करेंगे तब तो वो मिक्स ही नहीं होगा, तब तो इमिसिबल लिक्विड है, तो वो तो सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब लिक्विड कैसे हैं, मिसिबल नेचर के, मिसिबल लिक्विड। अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, तो अगर लिक्विड मिसिबल है मतलब छोड़ देने पे दोनों लिक्विड को ऐड कर देंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स जो हो जाएगा इसका मतलब अपने आप मिक्स हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ज़्यादा बहुत हम लोग यही कर सकते हैं, सेक कर सकते हैं, बट वो मिक्स तो अपने आप होगा, हीट नहीं करना पड़ेगा उसको। तो जो प्रोसेस अपने आप हो गया, मिक्स करने पे अपने आप मिक्स हो जा रहा है, जैसे गैस मिक्स हो गया, वैसे ही डिटॉल को वाटर में ऐड किए तो मिक्स हो गया, अल्कोहल को मिक्स किए वाटर में तो मिक्स हो गया। तो कोई सॉल्यूशन बनता है तो अपने आप मिक्स हो जाता है, मिसिबल लिक्विड अपने आप मिल जाते हैं, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि डेल्टा जी मिक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो 0 से कम होता है। और डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होता है, डेल्टा एस मिक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो 0 से ज़्यादा होता है। ये क्यों ज़्यादा होता है, तो थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन में तो हम बताएं कि डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो क्या होगा, 0। तो ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस हो गया, अगर ये 0 हो गया तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तभी ना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और कोई भी मिसिबल लिक्विड है तो स्पॉन्टेनियस ही मानना है। तो अगर ये नेगेटिव इसको लाना है तो डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तब तो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, इसीलिए बोले कि डेल्टा एस मिक्स जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एमसीक्यू सॉल्व करने में सब हेल्प कर सकता है। तो डेल्टा वी मिक्स जो होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, अट्रैक्शन इक्वल होता है, इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा, वो 0 होगा। लेकिन ये दो एडिशनल चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए कि डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो 0 से कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दैट्स वाई दैट विल बी लेस देन 0। एंड इंट्रोपी चेंज विल बी ग्रेटर देन 0। इंट्रोपी में ज़्यादा चेंज होगा मिक्स करने पे, वो पॉजिटिव चेंज होगा, इंट्रोपी बढ़ेगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के फीचर्स हुए। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या फीचर हुआ, अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जितना होता है उतना ही सॉल्वेंट या सॉल्यूट के बीच में रहा होता है। उसके बाद फिर क्या देखें इसमें, पिरोड्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, सारे कॉन्सेंट्रेशन पे। फिर क्या,
वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं। इंथैल्पी में कोई चेंज का मतलब नहीं हुआ कि ना गर्म होगा ना ठंडा, ना एक्सोथर्मिक होगा ना इंडोथर्मिक होगा, कुछ भी नहीं। वॉल्यूम ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जितना मिक्स करने से पहले टोटल था बाद में भी टोटल उतना ही रहेगा। बट क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, इसलिए चेंज उसका नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। और एंट्रोपी चेंज जो होगा पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे वेरीफाई कर दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो तरीके के। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ड्स लॉ से। मतलब ये हुआ कि रॉल्ड्स लॉ तो बताता है पी टोटल इक्वल्स टू, क्या फार्मूला लिखे थे, पी टोटल इक्वल्स टू फार्मूला हम लोग अभी लिखे थे पी नॉट ए, ये रॉल्ड्स लॉ का ही था, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। टोटल प्रेशर इसी के इक्वल होता है, रॉल्ड्स लॉ का यही फार्मूला था। अभी हम लोग इसको देखे थे कि पी टोटल इक्वल्स टू इतना होता है। तो अब क्या है इसमें कि अगर टोटल प्रेशर जो है वो इतना होता है, इसके इक्वल होता है, जैसे अभी देखे थे पी टोटल इक्वल्स टू इतना होता है, और ये जो रॉल्ड्स लॉ का एक्सप्रेशन था इसको हम लोग सिंपली बस सम कर दिए थे और कुछ नहीं किए थे। तो ये भी रॉल्ड्स लॉ का ही एक्सप्रेशन हुआ, ये भी रॉल्ड्स लॉ का ही हुआ। तो इसी से पता चला था हमको ये। तो पी टोटल इक्वल्स टू इतना, मतलब किसी का टोटल प्रेशर जो है वो इसके सम के इक्वल, इसके और इसके सम के इक्वल होना चाहिए, होता है। लेकिन वो तब होगा ना जब वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। बट रियल में कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल होते नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो परफेक्टली आइडियल होता है। तो फिर आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते क्यों हैं? आइडियल सॉल्यूशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पता चले कि कौन कितना नॉन आइडियल है। आइडियल कोई भी नहीं होता है। हाँ, नियरली आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। परफेक्टली आइडियल तो कोई नहीं होता है, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं? तो कुछ एग्जांपल याद रखा जा सकता है, जैसे कि बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन का जो होता है सॉल्यूशन, बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। और कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि हेक्सेन एंड हेप्टेन। सिमिलर नेम दिखेगा उसका तो हम लोग उसको पहचान सकते हैं, जैसे ये भी हेप्टेन अल्केन है, ये भी हेक्सेन। बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन इस टाइप का होता है और टॉलिन इस टाइप का होता है, ये स्ट्रक्चर। तो दोनों की स्ट्रक्चर भी सिमिलर है तो प्रॉपर्टी भी सेम होगा, और प्रॉपर्टी सेम होगा तो लगभग आइडियल सॉल्यूशन बना लेगा। तो बेंजीन टॉलिन, हेक्सेन हेप्टेन, या हेप्टेन ऑक्टेन भी हो सकता है नियरली आइडियल। वैसे ही ब्रोमो इथेन हो सकता है, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। तो इन सब के सॉल्यूशन जो होंगे वो नियरली आइडियल होंगे। तो इन सब के एग्जांपल को याद रख सकते हैं कि ये नियरली आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो नॉन आइडियल देख रहे थे हम लोग अभी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन आइडियल तो उसको बोलेंगे जो इसको फॉलो करे, रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे। तो अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये जो टोटल प्रेशर इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे, ये पी टोटल, इस फार्मूले को अगर फॉलो किया तब तो आइडियल है। नहीं फॉलो करेगा तो पी टोटल का वैल्यू या तो रियलिटी में उससे ज़्यादा आएगा, जैसे हम कैलकुलेट करके जो वैल्यू लाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, या तो उससे ज़्यादा आएगा या एक्सपेरिमेंटली उससे कम आएगा। दो ही सिचुएशन हो सकता है। तो अगर पी टोटल ज़्यादा आ रहा है, किससे ज़्यादा आ रहा है? इससे, इसके और इसके सम के इक्वल होना चाहिए पी टोटल। इसके और इसके यहाँ पे इसके और इसके सम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन सम के इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा है। पी टोटल ज़्यादा है किससे? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, इससे ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। और अगर पी टोटल इससे कम होता, किससे? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी से, अगर इससे कम होता तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक चीज़ और कि अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वॉल्यूम उसमें बढ़ेगा। मिक्स करने पे अगर हम 50 + 50 सोच रहे हैं कि 100 आए तो 100 नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वॉल्यूम में भी पॉजिटिव चेंज होगा।
तो डेल्टा वी मिक्स जो होगा, मिक्स करने पे वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, मतलब दैट विल ग्रेटर देन 0। वो जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, वो 0 से कम नहीं होगा। मतलब डेल्टा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अगर ज़्यादा हो गया तो वो वॉल्यूम मिक्स करने पे ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। बट अगर वही 50 + 50 मिक्स किया और 96 ml आ गया, वॉल्यूम कभी कम हो गया अगर मिक्स करने पे, तो नेगेटिव डेविएशन। और अगर 50 + 50 किया 100 से ज़्यादा हो गया, 105 हो गया, 106 हो गया, तो वो हो गया पॉजिटिव डेविएशन। और एग्जैक्टली 100 मिक्स किया और 100 ही रहता तब वो तो आइडियल हो जाता। तो वॉल्यूम में कुछ चेंज हो रहा है, अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम, पॉजिटिव चेंज है तो पॉजिटिव डेविएशन, और घट रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। वैसे ही डेल्टा एच मिक्स, इसका वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होगा पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ये वो पॉजिटिव डेविएशन में एच मिक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम से तो पता चल गया कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 50 + 50 ग्रेटर देन 100 होगा, लेकिन एच मिक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एच मिक्स अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है इसका। तो पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक। इसका मतलब ही क्या हुआ? इंडोथर्मिक बोल दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी को मिलाएंगे और जब सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, तो सॉल्यूशन बनने के बाद ये जो है ना वो ठंडा हो जाएगा, ये कोल्ड हो जाएगा इसका टेम्परेचर, इसका वॉल जो है उसका कोल्ड यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर से जमा होने लगेगा, टच करने पे ठंडा लगेगा। तो एक ठंडा लगेगा अगर, तो समझ जाएंगे कि वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि दो मिक्स लिक्विड को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद अगर बीकर का टेम्परेचर कम हो गया तो वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है। तो अगर कम हो गया मतलब कि डेल्टा एच मिक्स ज़्यादा है, उसका पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक है वो प्रोसेस, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वैसे ही अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्स अगर लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो प्रोसेस जो होगा उसमें एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ये जो बीकर रहेगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो हाई हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, हीट निकलेगा इस वजह से, तो ये गर्म हो जाएगा, हीट इसमें रिलीज होता है। तो जैसे एसिड को पानी में मिलाते हैं, तो एसिड को पानी में मिलाते हैं तो गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक है मतलब उसमें नेगेटिव चेंज होता है एच मिक्स का, डेल्टा एच 0 होता होगा, लेस देन 0 होता होगा। अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव। तो अपोजिट वे में भी सोच के हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कौन कौन से सॉल्यूशन हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कौन कौन से सॉल्यूशन हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं कि अल्कोहल का जितना भी सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, वो सब पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं मेनली। जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रोपेनॉल प्लस वाटर, तो ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब ये हुआ कि इस जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो क्या सिर्फ यही पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी वैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब क्यों शो करते हैं ये सब बताएंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इथेनॉल और एसीटोन जो है वो, फिर एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड होता है ये भी, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ये इसका कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो फिर नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कौन कौन से एग्जांपल हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है? तो नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है
उसमें एसिड के साथ कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ सॉल्यूशन हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं कि एसिड को जब वाटर मिलाएंगे तब वो हीट रिलीज करेगा, ही ऐसे भी याद रख सकते हैं इस चीज़ को। और भी कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और एग्जांपल है एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिनॉल प्लस एनिलीन, ये भी जो है नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो एक चीज़ कॉमन है कि अल्कोहल वाटर दिख जाए, कोई भी अल्कोहल और वाटर, तो इसको पॉजिटिव में रख लेना है, और एसिड वाटर दिख जाए तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, चाहे वो कोई भी एसिड हो, HNO3 HCl। और बाकी ये जो दो एग्जाम्पल हैं जिसमें वाटर नहीं है, इस एग्जाम्पल को याद रख लेना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इसके पीछे भी रीज़न है कि क्यों ऐसा होता है, बट इसके रीज़न को और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।